What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी बुराई भी करते होंगे। ये देखिए, अगर कोई इंसान आपके पास अगर किसी की बुराई कर रहा है तो आप बिल्कुल एकदम सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखिए बुराई कर रहा है सामने वाला आपके सामने आकर, तो वो उसकी आदत है, वो इसी तरीके से आपकी बुराई किसी और के सामने भी 110% करेगा। तो सबसे अच्छा फंडा ये है कि अगर आपके सामने कोई बुराई किसी कर रहा है तो उसको एकदम इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दीजिए कि यार मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना जिसके बारे में तो मुझे सुना रहा है, और अगर मेरे बारे में और अपने बारे में कुछ बात करनी है तो कर। तो इस तरीके से हमेशा अपने माइंड को ना एक प्रोडक्टिव वे में यूज करने की कोशिश की जानी चाहिए। हमेशा किसी और की बुराई करके, किसी और के बारे में डिस्कस करके हम लोगों को क्या मिलने वाला है? अगर डिस्कस करना है तो कुछ ऐसे इंसानों के बारे में करो कि जिससे कुछ सीखने को मिल सके। बुराई करना अपने आप को नेगेटिव थॉट से भरने के बराबर है, तो अपने आप को किसी और के लिए नेगेटिव थॉट से भरना अपनी आपकी खुद की एफिशिएंसी को डिक्रीज करना है और अपनी एनर्जी को एक रॉन्ग डायरेक्शन देना है। तो कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए, हमेशा अगर हो सके तो प्रेज कीजिए, किसी की बड़ाई कीजिए। उससे क्या होता है, सामने वाले में भी एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और अगर कोई कुछ करना भी नहीं चाह रहा है वो भी कुछ करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर किसी की बड़ाई करेंगे ना आप, तो आप ये देखा जाता है कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे आपके नीचे कोई काम करता हो, चाहे छोटा भाई बहन या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, तो इफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। तो कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी बातों पर अगर कोई कुछ काम कर रहा है उसकी बड़ाई कीजिए। अगर कुछ नेगेटिव चीजें भी दिख रही है तो उसको बताइए कि इसको सही कर लीजिए, बट लेकिन उसको मतलब उससे डांटिए मत उस काम के लिए, ठीक है? उसको बताइए कि ये गलत है, इसको ऐसे सही कर लीजिए और बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। इस तरीके से अगर बड़ाई करेंगे तो इफिशिएंसी देखना कितनी अच्छी निकल के आती है सामने वाले इंसान की। तो हमेशा पॉजिटिव वे में रखें और अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखें अपने आसपास। ओके, तो आज 3 अगस्त है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। जो लेक्चर में हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कोटेशन होगा, फिर एडिटोरियल पेज होगा, फिर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता हूँ, वोकैबुलरी कुछ होगी, मैप प्रैक्टिस, कैपिटल एंड करेंसीज, और फिर बाद में न्यूज एनालिसिस और थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है रिविजन भी कराता रहूँगा। तो एक कंप्लीट हमारा लेक्चर चलने वाला है आगे आगे। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। खासकर फोकस दूँ तो अगर मैं यूपीएससी पे, ये गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा, भूमिका मैम के द्वारा तैयार किया गया है कंप्लीट पेन ड्राइव का कोर्स। और अब यहाँ पर इसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ पे आरबीआई ने पॉलिसी रेट कट कर दिया, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल को काफी अच्छे से देखेंगे, कई आप लोगों को इकोनॉमिक्स की टर्म भी यहाँ पर जानने को मिलेगी। नीचे वाला आर्टिकल है वेनेजुएला से रिलेटेड, तो वेनेजुएला की इंटरनल पॉलिटिक्स है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। तो एक बार देख लीजिए पहले यहाँ पर। ये वाला मैप हो गया साउथ अफ्रीका का। अगर और थोड़े से बड़े मैप में मैं इसको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये हो गया इंडिया, और इसके कंपेयर में अगर आप लोग देखें तो ये हो गया यहाँ पर साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका मैप होगा, साउथ अमेरिका के मैप में यहाँ पर हो गया ये वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की बात यहाँ पर चल रही है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कारकस, और जो इसकी करेंसी है वो आप लोगों को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। जब हमारे यहाँ पर भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो करेंसी है इसकी बोलीवियर, ठीक है ना? तो वेनेजुएलन बोलीवियर इसकी करेंसी है यहाँ पर। तो एक्चुअल में फंडा क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी कंप्लीटली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनमें से वेनेजुएला भी एक है। यहाँ पर इसकी इकोनॉमी कंप्लीटली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, काफी ऑयल के रिजर्व यहाँ पर पाए जाते हैं और काफी कंट्री यहाँ से ऑयल खरीदती भी है, इंडिया भी उनमें से एक है। तो जो ऑयल की मार्केटिंग जब तक हाई रहती है तब तक तो इनकी इकोनॉमी अच्छी रहती है, पर जैसे जैसे ऑयल की मार्केटिंग डाउन होने लगती है तैसे तैसे इनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लगती है। और जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, तो इसकी वजह से वेनेजुएला जैसी कंट्री में भूचाल आ गया। उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन आज की डेट में बहुत हाई पहुंच चुका है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजें भी जो यहाँ पर सिटीजन है इस कंट्री के वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक तो ये साइड हो गई, दूसरी साइड में जो यहाँ पर आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है वो भी एक तरीके से डिक्टेटर का काम कर रहे हैं। कंडीशन को सही करने से तो गए और कंडीशन को और ग्रेव बनाते जा रहे हैं, वो अपने मजे में है, इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हमने लास्ट 2 और 3 महीने में देखे हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो हमने कई बार इसका ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, अगर किसी भी तरीके से इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है उस कंट्री की अर्थव्यवस्था, उस कंट्री में जो सोसाइटी है उसके ऊपर, क्योंकि देखिए सब चीजें आपस में कनेक्ट रहती है। अगर हर एक इंसान को खाने पीने की जो नॉर्मल डेली के यूज के सामान है, दूध हो गया या चीनी हो गया, आटा हो गया, वो भी नहीं खरीद पा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडीशन वहां पर बन सकती है। तो यहां पर क्या बोला गया, डिक्टेटरशिप का काम कर रहे थे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने पहले तो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे, पर लेकिन फिर से यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने की बात की गई, और जिसके तहत यह बोला जा रहा था कि क्या करना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट करने के बाद में, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से कन्वर्ट करना है ताकि प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर न रहे। पर लेकिन यहां पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हुए तो उनमें माना
जा रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ है उसमें, मतलब उल्टा सीधा कुछ काम किया गया, इलेक्शन सही नहीं है। तो इसलिए ये भी बात निकल के आ रही है इसके बाद में। तो देखिए बात क्या आती है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो अपनी पावर रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो इसीलिए काफी कंडीशन खराब हो रही है, वो डिक्टेटरशिप की तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहते हैं बस। तो ये थोड़ी सी इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए हल्का सा। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कैरेबियन सी हो गए यहाँ पे, तो कैरेबियन सी वाला एरिया हो गया जो पड़ता है यहाँ पर, ये वेनेजुला के आसपास वाली कंट्री भी आप लोग देख सकते हैं, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, गुयाना हो गया, ठीक है। और ये आइलैंड का भी आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, यहाँ से कई बार क्या होता है सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस आइलैंड को भी आप लोग याद रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट पॉलिटिकल मैप के बारे में बता दिया। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा गूगल मैप में जाके अब इसके बारे में थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी देखिए, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी जगह का नाम अगर न्यूज़ में रहता है ना, तो उसको साथ साथ में मैप की हेल्प से डेली कितना लगेगा, जैसे 10 से 15 मिनट लगेगी, तो 10 से 15 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर सर्च कर सकते हैं। एक डायरी रखा कीजिए साथ में, उसमें लिख लिया कीजिए कि क्या क्या सर्च करना है और फिर उसको सर्च किया कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में लेके चलना है। ये वाला आर्टिकल फिर से उसी के बारे में आया है, प्राइवेसी के बारे में, किस तरीके से प्राइवेसी को फंडामेंटल इशू लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने कल भी एक आर्टिकल देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट ने एक पैनल का सेटअप किया जिसके तहत वो देखा जाएगा कि जो डेटा की प्रोटेक्शन है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या था, उसका जो हेड था, मैंने कल ही बताया था, कल का ही क्वेश्चन है, कहीं ज्यादा देर भी नहीं हुई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ नए पॉइंट है, बस वो बता देता हूँ, बाकी तो जो सब है पुराने ही चल रहा है। तो आज की बात में ये जिक्र क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक साइड में तो है प्राइवेसी जिसको फंडामेंटल बनाने का इशू चल रहा है, तो गवर्नमेंट प्राइवेसी को फंडामेंटल बनाने के इशू पे तो साइड में हट रही है, पर लेकिन वो डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। मतलब प्राइवेसी जो फोकस किया जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा है, डेटा प्रोटेक्शन पे फोकस कर रही है। वो बोल रही है कि डेटा प्रोटेक्शन को ही एक ऐसा बना दिया जाए कि वो प्रोटेक्ट रहे और प्राइवेसी वाला कोई इशू ही ना आए। तो ये तो एक तरीके से ज्यादा पावर देने वाली बात होगी कि फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा पावर आप किसी और जो प्रोविजन है उसको दे रहे हैं। तो इसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, इसमें क्रिटिसाइज किया है। और बाकी की तो जो चीजें हैं वो सारी पुरानी डिस्कस की गई हैं कि जिस तरीके से देखिए हम क्या होते हैं, कोई इंटरनेशनल कोई भी कंपनी है, जिस तरीके से आप लोग ले सकते हैं, आप लोग फेसबुक ले सकते हैं, व्हाट्सएप ले सकते हैं, जब भी हम उन पर अकाउंट बनाते हैं तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, मैक्सिमम चीजें वहां पर, ठीक है। तो उनको तो हम अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको देने में हमको डर नहीं लगता है, पर लेकिन जब भी आधार कार्ड से रिलेटेड इशू आता है तो प्रॉब्लम आने लगती है। इस तरीके के इशू डिस्कस किए जाते हैं। पर लेकिन बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि प्रोटेक्ट कितना कर पा रहे हैं हमारे डेटा को। अगर हमारे डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम सामने आनी ही आनी है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है आज की डेट में कि ज्यादा फोकस प्राइवेसी के इशू को ना लेकर डेटा प्रोटेक्शन के इशू पे ज्यादा फोकस किया जाए। इसी के लिए उन्होंने पैनल भी गठन किया जिसमें उन्होंने उसको बोला है कि ये बताओ किस किस तरीके से हम डेटा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो यही बात निकल के आ रही थी बार बार कि डेटा प्रोटेक्ट करने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एज कंपेयर टू अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो, ओके। तो एक कंप्लीट आर्टिकल था यहाँ पर। तो नया एंगल बस यही है कि डेटा प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो बाकी तो सारी चीजें पुरानी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा भी है। इस वाले आर्टिकल को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, और यहां से आप लोगों का व्यूज भी मांगूंगा, क्योंकि ये वाला है जो ब्लैक मनी यूज की जाती है एक तरीके से इलेक्शन वगैरह जो हमारे यहाँ पर होते हैं, वहां पर जो इलीगल मनी यूज की जाती है उसको इनविजिबल मनी भी बोला जाता है। वो किस तरीके से कर्ब की जा सकती है और कितनी बार यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जा चुकी है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा, पर लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल बिहार से रिलेटेड है, इंटरनल है। ये वाला आर्टिकल कर्नाटक से रिलेटेड है। यहाँ वाले आर्टिकल ये तो बिहार की पॉलिटिक्स है, कई बार देख चुके हैं। इस वाले आर्टिकल में थोड़ा सा बात क्या है, देखिए कर्नाटक स्टेट को एक बार देखिए आप लोग ढंग से। ये वाला हो गया यहाँ पे कर्नाटक स्टेट, ठीक है ना। टच किस किस को करता है, महाराष्ट्र को करता है, तेलंगाना को करता है, आंध्र प्रदेश को करता है, तमिलनाडु को करता है, केरला को करता है और यहाँ पर गोवा को करता है। तो कर्नाटक का जो कोस्टल वाला एरिया माना गया है वो ये माना जा रहा है कि जो कोस्टल वाले एरिया में एक तरीके से जो आज की डेट में जो कल्चरल चल रहा है वहां पर एक्टिविटी, या फिर एक तरीके से इनको सेपरेट माना जा रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके की संस्कृति उभर रही है और एज कंपेयर टू दूसरे एरिया में, और इनमें कम्युनल वायलेंस भी मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो इसलिए कोस्टल एरिया को कई बार क्या बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ कोस्टल कर्नाटका बोला जाता है। मतलब कोस्टल कर्नाटका को रिपब्लिक बना दिया विद इन द स्टेट। तो ये बात बोली जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं रिफ्ट बनता हुआ जा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इसमें भी ये जो पिक्चर दे रखी है यहाँ पर रिफ्ट दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में, एक साइड में स्टेट हो गया और दूसरी साइड में कोस्टल स्टेट हो गया, तो दोनों के बीच में रिफ्ट शो कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यही बात देखिए, ये ऐसे इशू कई जगह देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों को वेस्ट बंगाल में भी इस तरीके का इशू देखने को मिल रहा है, दार्जिलिंग वाले इशू पे, वहां पे भी रिफ्ट है बीच में। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और खासकर जो कंप्लीट जो बैकग्राउंड डिस्कस किया गया वो है यहाँ पर जितना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मैक्सिमम, जो हमारी पॉलिटिकल ऑथोरिटी है कहीं ना कहीं वो अपनी वोट बैंक के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है कि रिफ्ट बन जाता है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस तरीके से डिस्कस किया गया। तो किसी काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है थोड़ा बहुत, ओके। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है। ये ड्राइवर लेस गाड़ी से रिलेटेड है। तो क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पर
गडकरी की स्टेटमेंट को, जिसने कहा कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना गलत है क्योंकि वो जॉब खत्म कर देती है। तो काफी अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस किया गया है, इस वाले आर्टिकल को भी हम देखेंगे। यहाँ पे NEET के बारे में फिर से आर्टिकल आया है, जो इशू चल रहा है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए NEET ये एक एग्जाम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये किसके लिए है? ये एक तरीके से मेडिकल के लिए है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए हर एक स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो हर एक स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो मेडिकल एग्जाम भी वहां पे कराया जाता है। तो तमिलनाडु में अब तक क्या होता था, तमिलनाडु में ये होता था कि वहां पर जो 12th के मार्क्स होते हैं उनके बेस पर सीटें डिवाइड की जाती थी। पर लेकिन जब से NET की बात आई तो वहां पर ये होने लगा कि अब ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होगा और ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट के बेस पर ही सबको सीटें प्रोवाइड कराई जाएंगी। पर लेकिन ये 2006 से अगर देखा जाए, यहाँ पर 2006 से सीटें जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो 12th में जो मार्क्स आते हैं उसके बेस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। पर लेकिन अब जो ऑल इंडिया लेवल के बेस पे टेस्ट होगा, तो जहां 12th के बेस पे ये सीटें प्रोवाइड करा रहे थे, अब इनको कंपटीशन करने पड़ेगा ऑल इंडिया लेवल पर। तो बात क्या आ रही है निकल के कि सीधी सीधी आ रही है कि हमारे स्टूडेंट उस लेवल के नहीं है कि वे ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन कर सकें, और ये थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। हालांकि 2016 में इनको एक साल ऑलरेडी दे दिया जा चुका है और 2017 में बोला था कि फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर लेकिन गवर्नमेंट ने उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी स्टेप नहीं उठाया कि इसको सही किया जाए। वो जहां पर थे वहीं पे ही है आज की डेट में भी। तो फिर से वही बात आती है कि देखिए जो इनको टाइम दिया गया था उसका इनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, और 2013 से ये इशू चल रहा है और 2017 में खड़े हुए हैं। 4 साल में तो काफी कुछ चीजें चेंज की जा सकती थी, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चेंज किया जा सकता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन उन्होंने कुछ भी स्टेप नहीं उठाया, बल्कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि 85% जो सीटें हैं यहाँ पर इसके तहत जो 85% सीटें आएंगी वो लोकल यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं से भरी जाएगी, और 15% सीटें में बाहर के लिए हैं ओनली। तो ये एक बिल पास किया इन्होंने। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये देखिए सीधा सीधी बात है, कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो फिर प्रेसिडेंट क्यों साइन करेंगे इस पे, जब ऑलरेडी NET है जो ऑल इंडिया लेवल पर जो बिल पास किया गया वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो क्यों ऐसा काम करेगा? कल को तो सब स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना निकाल के लेके आने लगेगी इस तरीके कोई प्रोविजन। तो सीधी सीधी बात यही है कि अब देखिए क्या होता है, पास करते हैं, पास करने की चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि फिर से वही बात है, पास कर दिया तो फिर दूसरे स्टेट भी मांगेंगे कि हम भी अपने वाले स्टेट में अपने वाले स्टूडेंटों को ही ये सीटें प्रोवाइड कराना चाहते हैं। थोड़ी स्पीड ज्यादा लगती है कई बार कई स्टूडेंटों को, पर लेकिन देखिए जैसे जैसे जितनी चीजें कवर करनी होती है, अगर आराम से चलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और चीजें भी कवर नहीं हो पाएंगी। अगर कोई नया स्टूडेंट है वो 1-2 दिन सुनेगा तो फिर अपने आप अडेप्ट कर लेगा चीजों को और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जिस तरीके से सब इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो थोड़ा कोऑपरेट करके चलिए, ज्यादा चीजें कवर करनी होती है तो थोड़ा स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे तो हम काफी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, पर आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फिर से चीजें अच्छे से बता देता हूं मैं। देखिए हुआ क्या है, RBI ने पॉलिसी रेट कट कर दिया है, वो भी 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 बेसिस पॉइंट RBI ने पॉलिसी रेट कट किया है उससे क्या फायदा होने वाला है। नॉर्मली क्या होता है, पहले थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं। देखिए दो तरीके की पॉलिसीज होती है। तो होती है फिस्कल पॉलिसी, वो होती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टैकल करके चलती है, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उसको टैकल करके चलता है, उसको सही करता है। और विद द हेल्प ऑफ जो पॉलिसी रेट रहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा रेपो रेट, कई सारे रेट है ये, तो ये रेट में ऊपर नीचे करके इनकी जो रेट की जो लिमिट दर होती है उनको बढ़ा घटाकर ही पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। और इंडिया पे इसका इंपैक्ट अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारी पैरेलल इकोनॉमी भी है। हमारे यहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी कैसी है, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए नॉर्मली कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अगर कैश इकोनॉमी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, तो क्या होता है, पॉलिसी रेट पे क्या डिपेंड करेगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। जब कोई इंसान बैंक में पैसा डाल ही नहीं रहा है, मैक्सिमम पैसा उसके हाथों में है, तो बैंक रेट कट करता रहे, कुछ भी करता रहे, ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री की बात करूं, जैसे USA हो गया, वेस्टर्न कंट्री हो गई, वहां पे जरा सा पॉलिसी रेट अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है एक तो, और ऊपर से फिर कैश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ओके, तो ये बाई मंथली पॉलिसी निकल के आई है, तो इसमें पॉलिसी रेट चेंज कर दिया गया, पॉलिसी रेट कट कर दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, अब जो इंटरेस्ट लेना चाहता है, ठीक है, किसी भी उद्योग के लिए इंटरेस्ट लेना चाहता है तो उसको इंटरेस्ट अब सस्ता मिलेगा, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। जिस तरीके से हमने कल भी डिस्कस किया था आर्टिकल, कोर सेक्टर देखे थे हमने, ठीक है ना, कोर इंडस्ट्री देखी थी, 8 कोर इंडस्ट्री का हमने जिक्र किया था। कौन कौन सी है ये याद रखिएगा, कोर इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो 8 कोर इंडस्ट्री है जो यहाँ पर, तो इन 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा था। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, यहां से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका उस पैसे को ये अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनके पास में पैसा आएगा तो फिर से हो सकता है एक्टिविटी थोड़ी सही हो जाए। और देखने को क्या मिल रहा है, मानसून की अगर जिक्र किया जाए
तो मानसून अच्छा है, नॉर्मल की बात कर रही है कि नॉर्मल रहेगा। जीएसटी हमने 1 जुलाई से इंप्लीमेंट कर दिया है, जो कि स्मूथली इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा कई और अनसर्टेनिटी है, ये तो चीजें सही हो गई, मानसून भी अच्छा है, जीएसटी भी सही है, ये बातें देखी जाए तो सही है। पर लेकिन दूसरी साइड में जो हमने क्या किया, फार्मरों का लोन माफ कर दिया कई सारी गवर्नमेंट ने, यूपी ने कर दिया, महाराष्ट्र ने कर दिया, कई सारी गवर्नमेंट और भी बातें कर रही है, पंजाब में भी जिक्र चल रहा है। तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो लोन माफ किया है, तो ये हजारों करोड़ों में लोन होता है जो माफ किया जाता है। तो देखिए जिस तरीके से फार्मर के पास में पैसा आएगा तो फिर वो कुछ खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो इस तरीके की भी अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, इन सब चीजों को भी देख के चलना पड़ता है। आगे क्या है कि देखिए 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अब तक अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंप्लॉय हैं उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं करी है, उनको हाइक प्रोवाइड नहीं कराई अब तक। तो फिर से वही बात देख के निकल के देखने को आती है कि किस तरीके से सैलरी पर भी इनको फोकस देना है। अगर इनके हाथ में पैसा आएगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगी और फिर से सप्लाई बढ़ेगी और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल न कर पाएंगे। तो ये भी देखिए जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसमें 6 मेंबर होते हैं। यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 मेंबर होते हैं, 3 तो होते हैं इसमें आरबीआई के मेंबर और 3 होते हैं गवर्नमेंट के मेंबर। तो सबको मिलकर कंट्रोल करना होता है पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी सबको मिलकर कंट्रोल करना होता है और ये पॉलिसी का जो इन्होंने लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 2 से 6 के बीच में रखी गई है, 4 + -2। तो 4 + -2 का सीधा सीधा मतलब ये आता है कि इसको कंट्रोल करना है हम लोगों को, यहाँ पर 4 पर कंट्रोल करके रखना है। पर लेकिन हमने देखा था कि ये और भी नीचे आ गया था। तो नीचे आने से क्या नुकसान देखा था हमने, अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा नीचे रहेगा तो वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट भी उनको नहीं मिल पाएगा जरा सा। तो वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा वो। तो एक पॉलिसी रेट बीच में रखना होता है चीजों को सही से करने के लिए, ठीक है। तो फिर वही बात आती है आगे निकले किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है। और अगर देखिए कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी पर बहुत जल्दी इन्फ्लेशन आ जाता है। टमाटोज देखो, पोटैटोज देखो, इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, या फिर ओनियन देखो आप लोग। तो अगर ये महंगे हो जाएंगे तो सीधा सीधा एनिमल प्रोटीन पर कॉस्ट ज्यादा बढ़ने लगेगी, उस पर इंसान फोकस करने लगेगा। तो सबसे सीधी बात यही होती है कि अगर हमको बैलेंस बना के रखा जाए तो सब चीजों के प्राइस सही रहेंगे। देखिए अगर किसी एक चीज प्रोडक्ट का मान लीजिए कोई आपने टी पी रहे हैं, टी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉफी का प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो आप लोग टी पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये ह्यूमन नेचर है कि क्या करते हैं, मैक्सिमम सेव करने की कोशिश की जाती है। खासकर ये मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं, हाई फाई फैमिली की बात नहीं, उनके लिए तो कितना बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। तो इस तरीके से चीजें चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू, और मैक्सिमम जो लार्ज पोर्शन है किसी भी सोसाइटी में वो मिडिल क्लास फैमिली का ही है। तो इस तरीके से अगर एक चीज महंगी हो गई तो दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है, फिर दूसरी चीज का प्राइस भी ऐसे ही बढ़ने लगता है जो पहली का बढ़ा हुआ था। ओके, आगे ये सजेशन दे रहे हैं थोड़े से, देखिए अगर 2 सालों से देखा जाए पिछले, तो मानसून अगर नॉर्मल रह रहा है, अगर पिछले 2 सालों से देखा जाए, लेकिन उससे पहले जो था मानसून काफी गड़बड़ था। और इसके साथ में अगर कमोडिटी मार्केट को भी देखा जाए, अगर वर्ल्ड के लेवल पर भी मैं बात करूं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो जिस तरीके से पेट्रोलियम के प्राइस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चल रहे हैं। तो सब चीजों को गौर में रखना पड़ता है, सब चीजों पर फोकस देना पड़ता है, तब जाकर किसी मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रेजेक्टरी को ट्रैक किया जाता है, उसी के बेस पर इंप्लीमेंट किया जा सकता, उसी के बेस पर इंप्लीमेंट की जाती है चीजें। और दूसरी साइड में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात करें तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी थोड़ी सही लेवल पर जाएंगी। पर लेकिन सबसे बड़ा बात आप लोगों ने देखा, इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चरों में भी आप लोगों ने ये चीजें देखी थी, क्या था वहां पे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब जो लेंडर है और जो बोरोवर है दोनों को फायदा नहीं हो रहा था, जिसको दिए जा रहे हैं उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो जिसने ले रखा है वो उसको इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा था, तो किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था, तो वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। पर लेकिन आने वाले टाइम में वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से डेवलप की जाएगी। जो देखिए कोई भी इंसान है अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट करने में तभी फायदा रहेगा जब उसको प्रॉपर वे में चीजें मिले। अगर प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने में कोई फायदा नहीं रहता है। तो यही बातें आती है घूम फिर के निकल के कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा के चला जाए जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी बना रहे और डिमांड एंड सप्लाई सारी एक साइकिल में चलती है फिर, और सारी इकोनॉमी आपस में कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पे फोकस किया जाए और दूसरी को छोड़ दे। तो सबको देख के चलना है अगर इन्फ्लेशन को काउंट करना है आप लोगों को, जो कि आपका टारगेट है 2 से 6 के बीच में। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी का जो हेड होता है वो कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे यूपीएससी के पेपर में, और बोला गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो आप लोगों को इस तरीके के भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और एसएससी में भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट की मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, किसी का भी ऑप्शन दे देते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड माइंड में। ये वाला आर्टिकल काफी माइंड ब्लोइंग आर्टिकल लिखा गया है। माइंड ब्लोइंग क्यों बोल रहा हूं, माइंड ब्लोइंग इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने पूरे आर्टिकल में फैक्ट दिए हैं, फैक्ट इंफॉर्मेशन दी है, और फैक्ट इंफॉर्मेशन देने के बाद में जो रीडर है उसके ऊपर छोड़ दिया है कि
आप समझो कि ये गलत हो रहा है सही हो रहा है। इन्होंने अपना कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, अपने फैक्ट देकर इन्होंने छोड़ दिया है और बोल रहे हैं कि आप समझो कि ये सही है या गलत है। तो है क्या एक्चुअल में? देखिए अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट आई। उन्होंने क्या बोला कि जो इनविजिबल मनी है, जो ब्लैक मनी है, जो पोल में यूज होती है, इलेक्शन ड्यूरेशन में यूज होती है, तो इन्होंने बोला इलेक्शन कमिश्नर फेल हो गया उसको कर्ब करने में। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट थी। तो ये उसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट देकर, पर लेकिन डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की, खासकर सीनियर मिनिस्टर की इस तरीके के रिमार्क अच्छे नहीं रहते, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से पता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है पर्टिकुलर, जिससे रिलेटेड कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो किसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा बनाया गया है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रोविजन नहीं है, बस सीधा सा याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, इन्होंने कई सारी बातें डिस्कस की हैं यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। क्या बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हम देखें तो आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया है। ठीक है, जहां से इनकी पावर निकल के आती है, जिसके ऊपर ये वर्क करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। इसके अलावा देखा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके हिसाब से ये वर्क करते हैं। 1951 का एक्ट है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और फ्रेम किए गए हैं कई सारे रूल पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके हिसाब से ये वर्क करते हैं। को बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को तो बांध रखा है कि उनके हिसाब से उसको वर्क करना है। ठीक है, तो इनके हिसाब से सबको वर्क करना है और इनसे बाहर इलेक्शन कमिश्नर नहीं जा सकता है। पर लेकिन गवर्नमेंट क्या करिए, ऊपर से इलेक्शन कमिश्नर को ही ब्लेम कर रही है कि उसको ब्लैक मनी कर्व करनी चाहिए और वो कर्व नहीं कर पा रहा है। और अगर आरपीए से पावर की बात की जाए तो पावर आरपीए से एक्ट के पावर की बात की जाए तो देखिए रूल फ्रेम करने की बात किसके ऊपर आती है, सीधा सीधा गवर्नमेंट रूल फ्रेम करेगी ना। इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी ना रूल फ्रेम कर देगा कि ये रूल है आज से ब्लैक मनी यूज नहीं होगी, ये कर पाएगा। वो सारे बातें तो पार्लियामेंट के हाथ में है ना, पार्लियामेंट अगर उसको सही करेगा तो कर पाएगा। इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी ना पार्लियामेंट का काम कर सकता है एक्ट बनाने का या फिर कोई लॉ बनाने का। आगे इलेक्शन कमिश्नर की बड़ाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि देखिए प्रपोज कई बार ऐसी बातें की गई हैं इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, पर किसी ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। 22 प्रपोजल रिफॉर्म दिए थे 2004 में, और दिसंबर में 2016 में ये बोले 47 प्रपोजल दिए थे रिफॉर्म करने के लिए। किस तरीके से एक्सपेंस करना चाहिए, किस तरीके से इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन में जो खर्चा हो किस तरीके से करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड किस तरीके से खर्चा करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी में भी किस तरीके से रिफॉर्म देने चाहिए। तो ये सारी बातें ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर बोल चुका है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी उस पर एक्शन नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने उस पर तो एक्शन लिया ही नहीं है। और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर उसको डायरेक्ट किया है तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन की गई है उनको, वो उनके ऊपर बाइंड ना हो सके। तो इस तरीके के रूल निकाल के ले गए कि वो इनको इंप्लीमेंट ना कर सके। ठीक है, और अपोज किया है उनको, कहने का मतलब ये है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि किस हद तक ये सही है, ये हम लोग काफी आर्टिकलों में देख चुके हैं। बॉन्ड क्या थे, बॉन्ड में ये बोला गया था कि जो 20,000 तक की मनी थी पहले, कि आप लोगों को क्या करना है, 20,000 तक की मनी, अगर इससे नीचे की, अगर इससे मनी है इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा मनी अगर किसी पार्टी को आप लोगों को पे करनी है तो वो कैश की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। जितनी मनी अगर पे करनी है वो इससे नीचे होनी चाहिए। पर लेकिन ये लिमिट घटा के 2,000 कर दी है। तो क्या करना है, 2,000 से क्या होगा, अब थोड़े ज्यादा नाम सोच लेंगे, वो मनी तो फिर भी पे करेंगे, कौन उनको रोकने वाला है। तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग खुद डिसाइड करें कि ये विजिबिलिटी है या इनविजिबिलिटी है, जो कि ये बॉन्ड लेके आ गया है। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, हर एक न्यूज ने इसको क्रिटिसाइज किया था जो ये बॉन्ड की बात उस टाइम पर की गई थी। इसके अलावा बजट में प्रपोज किया गया, क्या क्या चीजें प्रपोज की गई बजट में, कि देखिए रिमूव कर दिया लिमिट, 7.5% की पहले लिमिट रखी गई थी कंपनी को डोनेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रॉफिट का। पर लेकिन अब क्या कर दिया गया, वो लिमिट हटा दी गई है, कितना भी प्रॉफिट दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। इसके अलावा क्या की गई, रिक्वायरमेंट की गई है। इसके अलावा देखिए क्या किया गया है, डोनेशन की बात जब आती है तो उसको डिस्क्लोज करने की बात नहीं है, किस पार्टी को उन्होंने दिया और कितना अमाउंट दिया है। तो ये आगे आर्टिकल लिखने वाले ये बोल रहे हैं कि ये रीडर खुद डिसाइड करे कि अगर लिमिट जो पहले कम थी वो इन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, कि कितनी भी लिमिट दे, अब कोई लिमिट नहीं है अपना प्रॉफिट का। दूसरा क्या है, किसको डोनेट कर रहा है, उस पार्टी का नाम नहीं बताना है, और कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है वो भी नहीं बताना है। तो रीडर खुद डिसाइड करे कि ये विजिबिलिटी है इनविजिबिलिटी है, जो दोनों प्रपोज किए गए हैं इस तरीके की स्टेटमेंट। और आगे से पार्लियामेंट ने क्या पूछा, मिनिस्टर ने पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, मतलब मौखिक रूप से भी पूछा और रिटर्न में भी पूछा दूसरी पार्टियों से कि आप चाहते हैं कि कुछ चेंज किया जाए तो मुझे सजेशन दीजिए। कोई भी सजेशन लेके सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सजेशन लेके सामने क्यों आएगा, अपने पैरों में कौन बेड़ी डालेगा। जब वो इसको एंजॉय कर रहे हैं तो सजेशन देने की बात क्या है, फिर से वही बात निकल के आई, सजेशन तो उनको दिया जाता है अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए नहीं, जो भी पार्टी स्टेप ले रही है वो सबको पसंद आ रहे हैं, तो फिर वही बात आती है निकल के, अगर ये पार्टी के स्टेप जो है वो सही है
वो सारी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है, तो फिर वो क्यों इसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों इसको बोलेंगे कि इसको गलत है। अगर कुछ ऐसा काम होता है कि पार्टी के ऊपर फंदा कसने की बात आती है तो सब क्रिटिसिज्म करने लगते। तो ये वही बात बोले कि रीडर खुद सोचे कि ये सही है या गलत है, मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में, रीडर खुद सोचे, ये आर्टिकल लिखने वाले बोल रहे हैं। इसके अलावा क्या बोले, लॉ कमीशन की स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो 1998 में और 1999 के बेस में कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने प्रपोजल दिया, 117th रिपोर्ट जो आई थी इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के लिए। डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल होना चाहिए ये बोला था वहां पे, और इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए पार्टी के बीच में, ये बोला था इन्होंने, पर किसी ने भी उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं दिया। ओके, तो देखिए आगे क्या बात बोली जा रही है, ये सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है। आरटीआई आ गया 2005 में, तब बोला गया पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंडर में रखो और इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आरटीआई के थ्रू उनकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी ऐसे ही बोला कि इसको देखो ये सही है या गलत है। 6 पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, आज की डेट में 7 पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। नई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ऐड हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारी के नाम लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज की डेट में 7 पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है जो नेशनल लेवल की है। यहाँ पे 6 दे रखी है, पुराना डेटा इन्होंने ले रखा है। पब्लिक ऑथोरिटी देखा जाए तो उनको पब्लिक ऑथोरिटी अगर मान लिया जाता है तो ये आरटीआई के अंदर में आ जाएंगी, पर लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमको पब्लिक ऑथोरिटी बनना ही नहीं है और हमको आरटीआई के अंडर में नहीं आना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एफिडेविट गया इसको लेकर, पिटीशन लेके गए कि इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी अब तक भी वो एफिडेविट पड़ा हुआ है, अब तक भी पेंडिंग पड़ा है केस सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ये आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, आराम से एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पर लेकिन आरटीआई में अंडर में आने के लिए तैयारी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सही है जो गवर्नमेंट कर रही है, और आप लोगों का क्या व्यू है, क्या स्टेप लेने चाहिए जिस तरीके से ब्लैक मनी है उसको कर्व किया जा सके। हमने तमिलनाडु से रिलेटेड भी आर्टिकल डिस्कस किया था, जस्ट जिस टाइम पर जयललिता जी एक्सपायर हो गई थी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन की बात चल रही थी, वहां पे भी खूब ब्लैक मनी यूज हो रही थी। तो किस तरीके से वो सारी प्रॉब्लम हम लोग टैकल कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कमेंट नीचे बताइएगा, अपना व्यू दीजिएगा इसके ऊपर। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग क्या चाहेंगे, किस तरीके से इसको चेंज किया जाएगी, ये ब्लैक मनी है टैकल की जा सके, और जो इंप्लीमेंटेशन है ये कमीशन इलेक्शन जो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और ये आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट एक आंसर लिखिएगा, मिनिमम 150 से 200 के वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। काफी अच्छा आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी है। यहाँ पे ये कहावत से लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं इस आर्टिकल की। तो यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फेडरीमैन उनको बोला कि देखिए हम लोगों ने अपनी कंट्री में क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे कि वहां पर ट्रैक्टर का यूज हो, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके के जो खुदाले होते हैं इनका यूज किया जाए। इससे क्या होगा, ज्यादा वर्कर को काम मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रैक्टर जो मशीन है वो अकेले ही काम कर देगी और यहाँ पर ज्यादा काम दे पाएंगे। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या रिप्लाई किया कि यार ये क्यों दे रहे हो, उनके हाथ में चम्मच दो, ठीक है, चम्मच देने से और ज्यादा काम मिलेगा। ट्रैक्टर, ये तो ट्रैक्टर से तो इनसे तो जो फावले दे रखे हैं, खुदाले दे रखे हैं, इनसे तो कम इंपैक्ट पड़ेगा ना, फिर भी चम्मच दोगे तो और ज्यादा पब्लिक को काम मिलेगा, तो चम्मच दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे यूनियन अर्बन जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी को। और नितिन गडकरी जी ने क्या बोला है कि हमारे यहाँ पर ड्राइवरलेस कार लेकर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइवरलेस कार लेकर आने से हमारे यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी जो जॉब है वो जॉबलेस, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, ठीक है। तो ये इनकी स्टेटमेंट निकल के आई है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जॉब चली जाएगी, हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि हमारे यहाँ पर जॉब कम करे। तो हम लोग यहाँ पर जो ये ड्राइवरलेस कार है उनको लेकर नहीं आने वाले। उन्होंने ये भी बोला कि अगर ओला और उबेर करके इस तरीके का काम कर रही है कि ड्राइवरलेस कार लेके आ रही है तो उनको भी रोकेंगे, क्योंकि 5 मिलियन के लगभग जॉब चली जाएंगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से, ये बिल्कुल उस तरीके से बोल रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर पुरानी बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पे लुडाइट्स। ये क्या होते थे, ये होते थे, देखिए अगर 19th सेंचुरी में आप लोग देखें उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारी मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता, मशीन का यूज किया जा रहा था एज कंपेयर टू जो हाथों से काम किया जाता है। तो टेक्सटाइल जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर जो मशीन्स थी, जो उस टाइम पर वेविंग का काम कर रही थी, इनकी जॉब छीन रही थी, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी मशीन डिस्ट्रॉय की गई उस टाइम पर। तो इस तरीके से इसको लुडाइट मूवमेंट बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं, तो उसी तरीके की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर उस तरीके की एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के डर से अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं है। देखिए अगर हम लोग फोकस देकर चले, मैं लेक्चर बना रहा हूँ लैपटॉप की हेल्प से, सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से आपके पास में ये लेक्चर पहुंच रहा है। तो जिस टाइम पे हम लोगों ने कंप्यूटर की बात की राजीव गांधी जी के टाइम पर, उस टाइम पे भी खूब प्रोटेस्ट हुआ कि मशीन को लेकर नहीं आना चाहिए, ये बहुत सारी जॉब ले लेगी हमारे यहाँ पर। तो लेकिन क्या हुआ, आज की डेट में देखिए कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, आज की डेट में सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में फेयर करती है, पर लेकिन जिस तरीके से वो लाइफ को ईजी बना देती है उस पर हम लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हर एक जो कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और आखिर मैन्युफैक्चरर भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही होता है। तो कंज्यूमर के बेस पर हम लोगों को हमको काम करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को मैक्सिमम जो फोकस कंज्यूमर पर ही देना चाहिए।
ये फ्रांस के इकोनॉमिस्ट फेडरिक की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बोला है कि आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में फोकस रहेगा तो ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होने वाला है। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, ड्राइवरलेस कार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो उसका थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कि क्या नुकसान पड़ सकता है, और थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा कंप्यूटर के साथ में। अगर कंप्यूटर के साथ में कंपेयर करेंगे, उस टाइम पर भी प्रोटेस्ट किया था खूब कि कंप्यूटर आएगा, मशीन जो भी इंसान है जो हाथों से काम करते हैं सबका काम छीन लेगा, सारा काम मशीन से होगा, बहुत सारी जॉब जाएंगी। तो वो बात आई थी निकल के, पर लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप लोगों को कंपेयर करना है, जो कार अगर आ जा रही है ड्राइवरलेस तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये यहाँ पर ड्राइवरलेस कार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर दे रखा है, आगे लाल बत्ती यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू टैकल होगी तो उसके बेस पर ये कुछ सिग्नल वगैरह का यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए इस तरीके से आएंगी तो क्या फायदा होने वाला है, तो ये भी आप लोगों को लिखना है। एक्सीडेंट बहुत हद तक कम हो जाएंगे, मतलब सोसाइटी को फायदा होगा, अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वो चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये इलेक्ट्रिक कार होंगी तो और भी ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाएंगी। तो सब व्यू आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि एक ही व्यू पर फोकस कर चलें आप लोग, ओके। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा हालांकि ये पॉलिटिकल है पर लेकिन थोड़ा सा इस पे जो फोकस किया जा रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नोटा की बात आ रही है। देखिए गुजरात में अभी जो राज्यसभा है उसके लिए 3 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाला है। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने सारे एमएलए को कहाँ पे भेज दिया है, कर्नाटका भेज दिया था। तो वहां पर क्या किया, आरटी डिपार्टमेंट की रेड मारी गई और वहां पर 10 करोड़ रुपए सीज किए गए। इसकी वजह से पार्लियामेंट में भी क्रिटिसाइज किया गया अपोजिशन के द्वारा कि ये जो जितनी भी ऑथोरिटी है यहाँ पर, आज की डेट में आईटी डिपार्टमेंट ले लीजिए या फिर सीबीआई ले लीजिए, उनको हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो ये बात निकल के आ रही है, ओके। तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल था, काफी हा हुल्ला हुआ इसकी वजह से पार्लियामेंट में। इसके अलावा अगर दूसरी साइड में देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नोटा, ठीक है ना। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबोव। जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो सिंबल होता है वो नोटा का होता है। तो राज्यसभा जो पोल होने वाले है उसमें मना किया है कि इसको यूज नहीं करना है। तो पिटीशन गई है कोर्ट में, बोल रहे हैं कि इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, इसको यूज करना चाहिए। तो बात क्या आती है निकल के, नोटा का मतलब यही होता है कि उनमें से ऊपर जितने भी आप लोगों ने कैंडिडेट दे रखे हैं ABCDEF, इनमें से हमको कोई भी पसंद नहीं है, हमको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है और हम अपनी वोट नेगेटिव देते हैं इनको, ठीक है, इनको में से किसी को भी नहीं देते हैं। तो ये होता है नोटा का मतलब, ओके। सुप्रीम कोर्ट का काफी अच्छा डिस्कशन, आपका काफी अच्छा डिसीजन है ये, खासकर इलीगल माइनर से रिलेटेड। देखिए जो भी एनवायरमेंट से क्लियरेंस नहीं लेते हैं, किसी भी एरिया में जाकर अगर माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं या फिर आयरन ओर निकालते हैं, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं और वहां पर इलीगल तौर पे करते हैं, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं लेते हैं, तो उनको 100% जो वहां से निकाला है सब कुछ उल्टा पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये बोला गया है। और डेडलाइन की गई है कि देखिए जो नेशनल माइनिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। डेडलाइन उसकी दी गई है 31 दिसंबर 2017 तक उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, वो भी इफेक्टिव तौर पे हर एक एरिया में। ये क्यों आ रही है इस तरीके की एक्टिविटी निकल के, क्योंकि एनजीओ का नाम है एनजीओ कॉमन कोजेज। तो ये एनजीओ का नाम है कॉमन कोज। इन्होंने क्या किया है, अपनी पीआईएल दायर की है कोर्ट में और उसके बेस पर ये डिसीजन निकल के आया है, क्योंकि उड़ीसा में इस तरीके से ही इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो इन सबको स्टॉप किया जाए, इलीगल माइनिंग को, और सब पूरा फोकस किया जाए और ढंग से इंप्लीमेंट की जाए, ओके। वरना क्या होना है, देखिए इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा, फॉरेस्ट का भी नुकसान होगा, और जो हमारा टारगेट है फॉरेस्ट कवर करने का, एवरेज टारगेट क्या है कि कितना किसी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया कवर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर बता भी चुका हूं कई बार। तो कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी कंट्री का, अगर वर्ल्ड के तौर पर देखा जाए तो, ओके। और हमारी कंट्री में कितना चाहिए ये भी बताइएगा, दोनों बताइएगा। देखिए जो टाइगर रिजर्व वगैरह या कोई भी रिवर वगैरह जो न्यूज में होती है उस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है काली टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में है, फोकस याद रखना है आप लोगों को। तो इसका जो जोन है, जो इको सेंसिटिव जोन है, उसको घटाने की बात चल रही है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इसको रिड्यूस नहीं करना है, इस एरिया को, टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पर मतलब कम किया जाएगा। तो यही बात है। तो आप लोगों को याद रखना है काले टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में, ओके। पेज 7 पर न्यूज है, यह ग्रास ऑफर, जिसको हिंदी में टिड्डा भी बोलते हैं हम लोग। ये कई सारी प्रजाति आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि बहुत सारी लगभग 7 स्पीसीज नहीं पाई गई है ग्रास ऑफर की। ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो याद रखना है हम लोग, ये लगभग 20 महीने के अंदर अंदर ये इस तरीके की हो रही है, नई नई प्रजाति पाई जा रही है अलग अलग। किसी में आगे पैर है, किसी में पीछे पैर है, किसी में छोटे पैर है आगे, किसी में आगे मतलब बहुत ही कम पैर है, किसी में बीच में 2 पैर है। तो इस तरीके की अलग अलग प्रजाति पाई जा रही है टिड्डे की, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोकोनट पाम से रिलेटेड है। ये देखिए गोवा ने अपना स्टेट ट्री बना दिया है इसको। तो याद रखिएगा कई बार इस तरीके की हो जाती है। और देखिए अपने अपने स्टेट में अगर कोई स्टेट ट्री है तो अपना सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका अगर कोई स्टेट ट्री है तो क्या है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्टेट ट्री है क्या, अगर आपके स्टेट में कोई है तो अपने स्टेट का नाम भी लिखिएगा उसके सामने, कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। कम से कम मिनिमम अपने स्टेट के बारे में तो हर एक इंसान को पता होना चाहिए, और खासकर इंडिया में फोकस दिया जाए तो वो भी पता होना चाहिए। मतलब अपनी कंट्री के बारे में जितना सीखो यार उतना कम है, उसमें क्या, उसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, ओके। बैंकों ने देखिए, ये आरबीआई ने, मैंने बोला अभी पॉलिसी रेट कम कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना।
तो 6% पे अब आ गया है। तो यहाँ पे ये 6 साल में लगभग लोवेस्ट ये बात की जा रही है कि सबसे लोअर है ये। तो बात क्या आ रही है निकल के, देखिए बैंक तो हमारे यहाँ पे आरबीआई तो कम कर देता है, पर लेकिन बैंक जो है वो उसको कम नहीं करते हैं, वो उतना का उतना ही रखते हैं कई बार। तो हमारे यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बैंकों को भी कम करना है, उसको बैंकों को भी नीचे लेके आना है। ये नहीं है कि जो आरबीआई उसने कम कर दिया बस ये बैंक कम नहीं करेंगे, तो जनता तक उसका फायदा पहुंचाना है। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पेज 13 पर न्यूज है, वन नेशन वन लाइसेंस। मतलब जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली क्रॉस करती है, एनसीआर क्रॉस करती है, आपकी रोमिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो दूसरे एरिया में जाते ही वो मतलब एक तरीके से रोमिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात की गई कि अगर आप लोग एक नेशन एक पॉलिसी लेके आने वाली बात कर रही है ये गवर्नमेंट के द्वारा, अब कहीं भी चले जाएं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रोमिंग नहीं लगेगी। मतलब एसटीडी और लोकल कॉल का जो फंडा है वो खत्म हो जाएगा, अब सब जगह लोकल रहेगा। ये पॉलिसी लेके आने वाली है, देखिए कब तक इंप्लीमेंट करते हैं, काफी फायदेमंद रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर है, रिवाइज सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात कर रही है। देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी हम जो भी कुछ भी यूज करते हैं, मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, मतलब कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, तो उनमें लगभग 30% जो कॉस्ट होती है वो सेमीकंडक्टर वगैरह की प्रोडक्ट की होती है। तो हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए हमारे यहाँ के सेमीकंडक्टर पॉलिसी का। पर लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हम यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, अट्रैक्ट तभी करेंगे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर फील्ड में। तो ये देखिए आज की डेट में जो यहाँ पर इसका जो एस्टिमेट है आज की डेट में मार्केट यहाँ पे 31 बिलियन की है, और 2020 तक बात की जा रही है ये 400 बिलियन की हो जाएगी। तो हमको इस एरिया में वर्क करना चाहिए। ओके, पेज 14 पर ही न्यूज है, ये देखिए क्रॉप जो ड्रॉप हो गई है 89%, लगभग 90% क्रॉप ड्रॉप हो गई है दार्जिलिंग में टी की, खासकर जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है वहां पर उसकी वजह से। तो देखिए कितना नुकसान पहुंचता है ऑल ओवर लेवल पर, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है। तो ये मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर है। तो जो भूटान जो यहाँ पर कंट्री है उसकी एरिया को टच करते हैं। हमारे स्टेट मैंने पूछे थे तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। तो भूटान के साहब आप लोग ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नीचे मैंने क्या पूछा था, नीति आयोग के बारे में पूछा था, उसके चेयरमैन कौन होते हैं। चेयरमैन है उसके नरेंद्र मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन के होते थे इसी तरीके से नीति आयोग के भी होते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी यहाँ पर बोला जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने पूछा था, तो 4 कंट्री यहाँ पे डिजिब्यूटरी, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया से जो न्यूज थी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी वहां पर कि एक दूसरे के जो क्रिमिनल है उनको एक दूसरे कंट्री में वापस से ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब अगर कोई इलीगल एक्टिविटी किसी कंट्री में करता है तो उनको सजा भी वो दूसरी वही कंट्री देगी जिसका वो सिटीजन है, तो उसको उसकी कंट्री में फॉरवर्ड करना है। तो ये आर्टिकल हम लोगों ने कल देखा था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों करते हैं वो जरूर लिखिए, ओके, जिससे कि मैं लेक्चर को इंप्रूव कर सकूं। और नीचे आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और ट्री को सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।